अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कोरोना पंजे मजीद तेज करने लगा। 24 घंटे में 4 फ्रंटलाइनर्स कोरोना का शिकार। एक दिन में रिकॉर्ड केसेस और सबसे ज्यादा अमवात सामने आ गई। क्या लॉकडाउन सख्त होगा या मजीद नरमी लाई जाएगी? क्या हम स्वीडन की पॉलिसी पर गामजन हैं? ये सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। क्या शहजाद अकबर जवाब दे पाएंगे? क्या हुकूमत एसेट रिकवरी यूनिट और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का दिफा कर पाएगी? और दुनिया कोरोना से परेशान, चीन की ऊंची उड़ान। आपके घर में 4G सिग्नल्स आए ना आए, चीन के 5G सिग्नल्स माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद तेजी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड केसेस और एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में आज अब तक कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 1337 हो गई है, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 64,028 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 4 डॉक्टर्स की जान भी ले ली है। जाबाक होने वाले डॉक्टर्स में बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर अहमद, पंजाब की लेडी डॉक्टर सना फातिमा और हंगू के तिब्बी मरकज पर अंजाम देने वाले अफगान डॉक्टर खानजादा शामिल हैं। यानी इस वक्त फ्रंट लाइनर्स कोरोना के निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा फ्रंट लाइनर्स कोरोना का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से चंद हफ्तों पहले डॉक्टर्स ने हुकूमत के सामने दस्तबस्ता गुजारिश की थी, आवाम से अपील की थी कि खुदारा कोरोना को संजीदगी से लीजिए। इस बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाता है। अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा और फिर वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। वाकई में वो इमरजेंसी हो जाएगी कि जब डॉक्टर नहीं होंगे और मरीज आएंगे कोरोना के और उनको संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधें। कल डॉक्टर बारी हाथ बांध रहे थे, उस दिन डॉक्टर कैसर हाथ बांध रहे थे। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम ख़त्म हो गया है जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। थैंक यू। ये जो हुकूमत है हमारी, चाहे वो सूबाई है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि आपका फैसला होना चाहिए। खुदारा इस पे फैसला करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। आप हुक्मरान को बोलें कि नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो जब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी ज़ात से कोई दूसरा बीमार हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको वापस लिया जाए और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर बर्डन ना बढ़ाया जाए डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक्स के ऊपर। डॉक्टर्स नम आंखों के साथ और बंधे हुए हाथों के साथ आवाम से भी अपील कर रहे थे, हुकूमत से भी अपील कर रहे थे कि खुदारा कोरोना को संजीदगी से लीजिए, मगर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दी। किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस की धज्जियां बिखेरी गई, वो तमाम तर मामला आपके सामने। शॉपिंग सेंटर्स खुले, बाजारों में भीड़ दिखाई दी और ईद के दिनों में जो अपने घरों को लौटने वाले हैं, यकीनन वहां भी कोरोना के हवाले से मामलात आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़ेह करते हुए दिखाई देंगे। जो भी सूरत हाल है इसके बिल्कुल बरक्स मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्हें इस बात का अंदेशा भी है कि केसेस और अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन के हवाले से कोई खातिर खा इकदामात नहीं होते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा आज भी लॉकडाउन के हवाले से क्या कह रहे थे, केसेस बढ़ने के हवाले से और अमवात से मुताल्लिक उनकी क्या प्रेडिक्शन है, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। जो वेंटिलेटर्स पे हैं ये भी वो तादाद है कि जो किसी भी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा है और ये इस वक्त 157 जो हैं लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के, ये भी मैक्सिमम तादाद है। और जो डेथ्स हैं 57 एक दिन में, वो भी मैक्सिमम तादाद है। तो यकीनन ये वबा फैल भी रही है, इसके केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ्स भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और वेंटिलेटर्स के ऊपर ख़ास तौर पे जो लोग हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है कि अभी पाकिस्तान में
केसेस और अमवात जो हैं उनके बढ़ने का इम्कान है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात बढ़ने का अंदेशा तो है, मगर शायद अब लॉकडाउन लगने की कोई तवक्को नहीं है। पंजाब जहां केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां लॉकडाउन सख्त करने की बजाय मजीद आसानियां ज़ेरे गौर है। सूबे ने वफाकी हुकूमत से रेस्टोरेंट्स भी खोलने की सिफारिश की है। वफाकी हुकूमत 12 कह चुकी है कि सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसले करें, हालात जैसे भी हों। अब पंजाब हुकूमत के फैसले और रुख लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे की जानिब है। सिंध हुकूमत भी कड़वा घूंट कर चुकी है। अब दिक्कत ही सही, मगर हो वही रहा है जो वजीर आजम चाहते हैं। वजीर आजम ने ट्रांसपोर्ट खोलने की ख्वाहिश का इजहार किया और सब सिंध हुकूमत भी ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए SOPs तैयार कर चुकी है। बलूचिस्तान में सूरत हाल बिगड़ रही है, मगर शायद लॉकडाउन हुकूमतों के बस से बाहर दिखाई दे रहा है। क्या हम भी स्वीडन के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। कोरोना वायरस की वबा के इस दौर में स्वीडन में समाजी सरगर्मियां जारी रखने की सरकारी हिकमत अमली को अवामी हिमायत हासिल हुई। स्वीडन बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर गामजन था। हुकूमत के लिए साइंसदानों ने एक ऐसा प्रोसेस तश्कील दिया कि जिसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के ऊपर डाली गई। मुल्क के तकरीबन तमाम वायरोलॉजिस्ट जो वायरस और उनसे पैदा होने वाली बीमारियों पर तहकीक करने वाले माहिरीन होते हैं, वो इससे मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक के बरक्स स्वीडन में लॉकडाउन नहीं था। दुनिया भर में स्वीडन की ऐसी तस्वीर देखी गई जिनमें लोग बड़ी तादाद के अंदर बाहर पार्क्स में भी बैठे हुए हैं। आइसक्रीम्स की दुकानों के बाहर लोगों की कतारें हैं। उम्र रसीदा अफराद के केयर होम्स में भी लोगों के जाने पर पाबंदी थी। नॉरस नामी कंपनी के सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 शहरी कहते थे कि वो आपसी मेल जोल के दौरान कम से कम 1 मीटर का फासला रख रहे हैं। यानी वहां पर आवाम की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा किया गया। मगर दरअसल हमारे यहाँ ना तो स्वीडन की तरह की कवानीन है, ना कवानीन की अमलदारी है, और ना ही उतने जिम्मेदार लोग हैं। ईद आई और हमने तमाम एहतियाती तदाबीर के बखिए उधेड़ दिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तमाम SOPs की धज्जियां फिजा में बिखेर दी गई। ईद की नमाज हर शहर में पढ़ी गई। तमाम शहरी बाहर निकले। कहीं भी नमाजियों ने एक दूसरे के दरमियान 6 फीट का फासला भी बरकरार ना रखा। लोग एक दूसरे से बगैर किसी खौफ के गले मिलते रहे। ईद पर एक दूसरे के घरों में आने जाने का सिलसिला जारी रहा। चंद लोग जो मिलने जुलने में हिचकिचाहट महसूस करते थे, उन्हें बेवकूफ़ और डरपोक का खिताब भी दिया गया। हमारे यहाँ जिस तरह लोगों ने समाजी फासलों की तमाम हिदायत की धज्जियां उड़ाई हैं, वो काबिल अफसोस है। NCC के आखिरी इजलास में वजीर आजम का कहना था कि आवाम को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अगर इस मुश्किल मरहले से निकलना है, हुकूमत डंडे के जोर से नहीं बोलेगी। हुकूमत और पुलिस का क्या काम है, वो क्या काम कर सकती है? क्या हम पकड़कर लोगों को जेलों में डालेंगे और वहां टेस्ट करें? ये कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती। वजीर आजम पाकिस्तान क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो अब जो अगला फेज आ रहा है, अब ये आप पे जिम्मेदारी है। हम ये नहीं अब समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और जिम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर जर्मनी, जो उनकी चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने उनके अब बहुत ज़्यादा हमारे से लोग मरे, लेकिन उन्होंने अगर अपना मुल्क खोलने का फैसला किया तो उनकी जो चांसलर थी, उन्होंने मुझे कहा कि उनके लोग डिसिप्लिन हैं। तो मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब वज़ीर आज़म तो लॉकडाउन लगाने और सख्त करने जैसे फैसले की कतई हिमायत नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन में सख्ती ना करने के फैसले से नुकसान ज़्यादा होगा या फिर फ़ायदा ज़्यादा होगा? क्या अब दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है या फिर मजीद नरमियां ज़ेरे गौर रहेंगी? हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पब्लिक को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए? इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर वबाई डॉक्टर राना जवाद असगर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोरोना मामले पर हुकूमती तर्ज अमल देखकर यह तासुर मिलता है कि जैसे हुकूमत स्वीडन की पॉलिसी पर गामजन है या स्वीडन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं अवाम का रवैया देखता हूं, तो फिर आप ही बताइए कि क्या हम स्वीडन की पॉलिसी के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि जो स्वीडन ने किया, वहाँ पर अवाम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद कर दी कि अवाम जाने और कोरोना वायरस जाने, अवाम ने रिस्पॉन्सिबली बिहेव भी किया। हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। क्या हमारे मारूजी हालात इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम किसी ऐसी पॉलिसी पर गामजन हों? अपने प्रोग्राम में एक्चुअली इससे पहले कि हम इस बात पे जाएं कि हमारे मुल्क के लोग स्वीडन को फॉलो कर सकते हैं या नहीं, या स्वीडन की पॉलिसी कोई अच्छी पॉलिसी थी या नहीं, तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी का ये है, ये आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा कंपैरिजन आया पूरी दुनिया से, और उन्होंने ये बताया है कि जिन मुल्कों में इसने लाखों लोगों को मार दिया है, मिसाल के तौर पे अमेरिका, न्यूयॉर्क का एरिया, वहाँ भी इसकी इम्यूनिटी 19-20% के करीब पहुँची है उन बरोज़ के अंदर जहाँ पे इसकी डेवस्टेशन इंतहा की थी। और अगर हम इसको नीचे लेकर आए दूसरे ममालिक में अंदर, इटली के अंदर या और बाकी यूरोपीय ममालिक के अंदर, तो ये 10-11-12% की इम्यूनिटी आफ्टर 25,000, 30,000
और लोगों की डेथ्स के बाद ये वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है जो हर्ड इम्यूनिटी का है, और इसकी तरफ जाना इर्रिस्पेक्टिव, और ख़ुद स्वीडन भी इससे कामयाब उसका नहीं साबित हुआ कि उसको भी अभी स्पाइक मिली है। लेकिन आपकी बात ये भी सही है कि स्वीडन के लोग बड़े लेट्स से कि वो बड़े सिविल प्रिंसिपल्स के लोग थे, और मैंने उनके जो हेड थे पब्लिक हेल्थ के, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि हम लोग हमारे बेवकूफ़ हैं, वो तो बड़े समझदार हैं, उनको हमें सिर्फ बताना है, और उन्होंने उस पर अमल किया, और उन्होंने अमल किया। लेकिन ये स्ट्रेटजी ऑन इट्स ओन पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं चल सकी, और इस वजह से इसकी तरफ जाना इर्रिस्पेक्टिव आपके लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इंतहाई ख़तरनाक है। अगर अब भी लोग कुछ सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खुदकशी की सोच और कोई नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आइंदा के जो हिकमत अमली है ये फैसले एनसीसी के इजलास के अंदर होंगे। मेरा ख्याल है एनसीसी के इजलास भी जो है वो करीब है, क्योंकि 31 मई तक जो है वो मियाद थी गुज़श्ता इजलास के फैसलों की। हुकूमत का अगर तर्ज अमल देखा जाए या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो किसी भी सूरत लॉकडाउन के हामी नहीं रहे शुरू दिन से। तो इस वक्त भी यही लग रहा है बज़ाहिर ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हक़ में है। पंजाब हुकूमत तो ये कह रही है कि रेस्टोरेंट्स भी ओपन किए जाएँ, वफाक से सिफारिश भी की गई है, और वफाक तो पहले ही कह रहा है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर लॉकडाउन जो है वो नहीं होता और मज़ीद नरमी लाई जाती है तो फिर क्या देख रहे हैं आप नियर फ्यूचर में? देखिए, लॉकडाउन आप लाएं अगर, और उसका बड़ा इफेक्टिव टूल है, लेकिन उसे हम कहते हैं कि ब्लंट वेपन है, वो बड़ी कैजुअल्टीज जो होती हैं वो साथ पे करता है, लेकिन ब्लंट वेपन है और इफेक्टिव वेपन है। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि आप जब ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन करते हैं तो उसके अंदर आपने ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आपको वो 2 हफ्ते मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली लॉकडाउन आपको थोड़ा सा टाइम देता है जिसके अंदर आप अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर करते हैं, और या कुछ और मजीद जो केसेस कम्युनिटी में होते हैं वो ढूंढते हैं। हमारा प्रॉब्लम जो भी आपने किया है, फैसले हो जाते हैं, उनकी प्रेस रिलीज भी आ जाती है और उन पे अमल नहीं होता। आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले का फैसला है एनसीओसी का कि हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो TTQ होगी, यानी कि हम ट्रेस करेंगे, टेस्ट करेंगे और क्वारंटीन करेंगे। ये पॉलिसी आपने कहीं देखी है अमल होता? इस पे मुझे तो नहीं नजर आई। और यही जो आपका पहला सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए एज ए नेशन, ये मेरा कोई 25 साल का एक्सपीरियंस है आउटब्रेक्स, पैंडेमिक्स और पब्लिक हेल्थ का। मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूं कि ये हर्ड इम्यूनिटी हमें नहीं बचाएगी, हमें मजीद टेस्टिंग और वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग और उनको हम आइसोलेट करें, ये हमें बचाएगा, आज भी, कल भी और परसों भी। लॉकडाउन आपको थोड़ा सा टाइम देगा, लेकिन उसको भी अगर आपने पहले की तरह जाया कर दिया तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा आपके केसेस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप साल के 12 महीने भी लॉकडाउन नहीं लगा सकते। लॉकडाउन की भी एक मियाद होती है जिसके दौरान अपनी इस्तेदाद कार बढ़ानी होती है, टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना होता है, कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर क्वारंटाइन भी यकीनन करते हैं, आइसोलेशन में लेकर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा, जैसे आपने फरमाया कि कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, आज ही 4 डॉक्टर्स 24 घंटे के अंदर जाने फानी से कूच कर गए। 20 साल की डॉक्टर है जिनका लाहौर से ताल्लुक है, डॉक्टर सना फातिमा, वो भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। तो जैसे डॉक्टर्स कह रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ कह रहा था कि हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा, फ्रंट लाइनर्स सबसे पहले मुतासर होंगे, तो फिर क्या हम फ्रंट लाइनर्स को इसी तरह छोड़ देंगे, बेयारो मददगार छोड़ देंगे? हम यहाँ आवाम को जो है वो खुली छुट्टी देकर सारे का सारा प्रेशर फ्रंट लाइनर्स के ऊपर डालेंगे? देखिए, मेरी तो इसके ऊपर, और पहले तो मुझे इंतहाई दुख है, और वो उनमें से एक तो मेरी भतीजी की वो कोलीग थी जिनका बेटा, यंग बेटा जो मेडिकल स्टूडेंट था 21 साल का, जो 72 घंटे के अंदर जिसकी डेथ हुई है। और बड़े ये सारे डॉक्टर्स जो हैं अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और वाक़यात हैं ये, तकरीबन मेरा ख्याल से 1700 हमारे अब तक जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो इन्फेक्टेड है। मेरे पास नंबर नहीं है कि उनमें से कितनों की वफात हो चुकी है और कितने हैं। ये देखिए, ये आपका नंबर 1 की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बचाना। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। अगर आपके डॉक्टर्स जो आगे ही थोड़े हैं, और सबसे ज़्यादा ये 54% से ज़्यादा ये सिर्फ डॉक्टर्स के अंदर होता है, हेल्थ केयर स्टाफ के अंदर भी सबसे ज़्यादा जिस शोबे में हो रहा है वो आपके डॉक्टर्स हैं। तो हमारे पास तो इतने डॉक्टर्स भी नहीं हैं, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं हैं जो आपको वेंटिलेटर्स पे लगा सकें, जो एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम है उसको दे सकें। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को सारे काम छोड़ पे प्रायोरिटी पे जो बचा कुचा आपका हेल्थ स्टाफ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि खुदा नास्ता जो नंबर बढ़ेंगे, बोझ बढ़ेगा, और आप
आपको पता है कि इस वक्त भी बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे नहीं जा रहे, घबरा रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं। तो अगर ये ज्यादा मसला फैला तो ज्यादा मोरल डाउन होगा आपका हेल्थ केयर स्टाफ का, और फिर हमें ज्यादा मुश्किल आएगी, फिर हमारी शरह मौत बढ़ने का ज्यादा खतरा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज से 20-25 दिन पहले डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, खवातीन डॉक्टर्स भी कर रही थी, कराची से, यहाँ लाहौर से, पंजाब के डॉक्टर्स भी सामने थे, बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि खुदारा लॉकडाउन में सख्ती कीजिए। हुकूमत ने एक नहीं सुनी। अब ईद की छुट्टियों के दौरान जो कुछ हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी चली है, लोग अपने घरों को गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि लाहौर एपिसेंटर होगा, लेकिन अब तो ये लगता है कि जो लोग यहाँ से अपने घरों को गए, आबाई घरों को, अपनी फैमिलीज में गए, उन्होंने कितने लोगों को कोरोना ट्रांसफर किया होगा, और फिर सबर्बन एरियाज के अंदर, फार फ्लंग एरियाज के अंदर भी कोरोना आउटब्रेक के चांसेस बढ़ गए, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स यकीनन कुछ देर बाद आएंगे। अगर ऐसे में लॉकडाउन फिर से किया जाता है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी की तरफ जाया जाता है, वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या अब लॉकडाउन करने से कोई फायदा होगा डॉक्टर साहब? देखिए, लॉकडाउन कभी भी करने का तभी फायदा है कि आपके पास साथ उसकी स्ट्रेटेजी हो, ये जो हमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते मिलेंगे, इसमें हमने करना क्या है, और आप उसको फॉलो करें। अगर आपने सिर्फ 2 हफ्ते बस बंद करनी है दुकानें, और उसके बाद उस 2 हफ्ते में आपने कोई खास काम नहीं करना, आपने मजीद ट्रेस नहीं किए, आपने ढूंढे नहीं कम्युनिटी के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रही है, आपने उन चीज़ों पर काम नहीं किया, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। वो बेशक आप आज करें, ईद से पहले करते या ईद के उसके बाद करते। दूसरी बात है कि आपको हमारा ये काम है एज ए पब्लिक हेल्थ में कि हमें प्रॉब्लम एज ए होल देखना पड़ता है, पॉपुलेशन हेल्थ पूरी को देखना पड़ता है, एक इंडिविजुअल मरीज को नहीं देखना पड़ता। तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बैलेंस करें ये दोनों चीज़ें। अक्सर लोग समझते हैं कि यहाँ हम लॉकडाउन कर लें या वो भूख से मरे या कोरोना से मरे, ये काफ़ी आजकल चल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, जिसके अंदर हमारे गरीब लोग अपनी रोजी रोटी भी कमा सके। तो डॉक्टर साहब, फिर आप ये बता दीजिए इख्तिसार के साथ वो बैलेंस क्या है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी दी कि ये बैलेंस स्मार्ट लॉकडाउन का नाम है। लेकिन अगर स्मार्ट लॉकडाउन यही है कि तमाम मार्केट्स खोल दी जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे, लोगों का रश होगा, भीड़ होगी, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तो फिर वो मिडिल ऑफ द रोड स्ट्रैटेजी क्या है, एतदाल की स्ट्रैटेजी क्या है डॉक्टर साहब? नहीं, मैं तो इस बात पे मेरा बड़ा क्लियर है कि आपकी बातें अमल के साथ अगर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेटेजी के साथ अगर एक्शन नहीं है तो ये पाकिस्तान में, मैं अमेरिका से जब आया था कोई 10-15 साल पीछे, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनी हुई देखती है। हर नई गवर्नमेंट की एक नई स्ट्रेटेजी आ जाती है, लेकिन अमल किसी के ऊपर भी नहीं होता। तो अगर आपने अमल नहीं करना तो वो स्मार्ट लॉकडाउन हो या अनस्मार्ट लॉकडाउन हो, उसका कोई फायदा नहीं है। बाद में बार बार ये कह रहा हूं कि ये होपलेस सिचुएशन नहीं है, होपलेस सिचुएशन नहीं है। अभी भी अगर हम गवर्नमेंट की अपनी ऐलान करदा स्ट्रेटेजी को ही फॉलो कर लें, गवर्नमेंट खुद ही फॉलो कर ले और इंश्योर करे कि उसको फॉलो किया जा रहा है, तो हम इस मसले पर काफ़ी हद तक मुनासिब तरीके से काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर उस पर ही अमल नहीं करना तो फिर जो मर्जी आप कहते रहे टेलीविजन पे आके या प्रेस रिलीजेस के अंदर कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर ग्राउंड पे वो नहीं हो रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर राना जवाद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, जहां हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त फैसले करे, वहीं आवाम को भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एसेट रिकवरी यूनिट और फिर शहजाद अकबर जो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब हैं, उनके हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं। वो सवालात क्या है और फिर चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब की सूरत हाल क्या है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुल्क से करप्शन के खात्मे का बयानिया लेकर मैदान सियासत में उतरी। इमरान खान की 22 साल जदोजहद में उस वक्त तेजी आ गई कि जब आम इंतखाबात 2013 में धांधली का शोर इस्लामाबाद के डी चौक से जा टकराया। शहर इख्तिदार में बैठकर अरबाब इख्तियार को ललकारा, साथ ही अवाम की लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाने का आज़म भी सुनाई देने लगा। तहरीक इंसाफ की सियासत का टर्निंग पॉइंट भी वो पनामा स्कैंडल था कि जिसके बाद तब्दीली का नारा मजीद जोर पकड़ गया। अवाम का मुकद्दर बदलने और पैसा वापस लाने के वादे किए गए। तो इस मुल्क में कैंसर हैं, एक है करप्शन जिसकी वजह से गुर्बत है, अमीर गरीब में फर्क है, पैसा बाहर जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, इसकी जड़ करप्शन। सबसे पहले हमने कड़ा एहतसाब करना है,
जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके पाकिस्तान। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे, सबकी फाइलें बुलाएंगे और हिसाब किताब शुरू कि बेटा जरा बताओ, ये नहीं कि मनी ट्रेल नेप जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये लंबी कहानी नहीं चाहिए। जरा बताओ कि आपकी तनख्वाह इतनी थी, महीने के इतनी, साल की इतने, ये बाकी पैसा कहां से आया, नहीं बताया, लटकाओ इनको। यूं तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात 2018 का मैदान मारने में कामयाब हो गई। अवाम से किए गए वादों की तकमील का वक्त आन पहुंचा। अवाम की लूटी हुई रकम बरामद करने के लिए मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट का क़याम अमल में लाया गया। बड़ी बड़ी बातें और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अब इस मामले को तकरीबन 2 साल गुजर चुके। हाल ये है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। हुकूमत की तरफ से बनाया गया एसेट रिकवरी यूनिट, असासा जात वागुजार यूनिट कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाने में नाकाम नजर आता है। अलबत्ता खुद इसके अरकान पर कौम के करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। कौम का लूटा गया पैसा बाजियाब कराना हुकूमत के लिए ताहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। एसेट रिकवरी यूनिट यानी ARU तकरीबन 2 साल के अरसे में लगभग 4 करोड़ खर्च चुका है, जबकि ARU के चेयरमैन और उनकी टीम अब तक कमोबेश 15 गैर मुल्की दौरे भी कर चुकी है। बावसूख ज़राए का कहना है कि ARU ने अब तक बहुत कम पैसा ही बाजियाब किया है। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक भिजवाए गए 11 अरब डॉलर्स मुल्क में वापस लाना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत के बस की बात नहीं है। FIA और FBR के ताउन के बावजूद मज़कूरा यूनिट कोई खास पेशरफ्त नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ दायर किए गए सदारती रेफरेंस पर दायर दरखास्त के मामले में अदालत में जवाब जमा कराए हैं। जवाब में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर से मुताल्लिक 15 सवालात किए गए हैं। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब से मुताल्लिक सवाल किया गया है कि शहजाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा। क्या असासा जात बरामदी यूनिट यानी ARU के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया था? क्या असासा जात बरामदी यूनिट के चेयरमैन के लिए दरखास्तें तलब की गई थी? जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सवाल उठाया गया है कि क्या शहजाद अकबर का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुआ? अदालत में दायर जवाब में जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल किया है कि अगर 3 से 4 सवालात के जवाब मनफी में हैं तो शहजाद अकबर को मुलाजमत पर कैसे रखा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया है कि शहजाद अकबर की मुलाजमत की शराइत और ज़वाबित क्या हैं। क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शरीयत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि असासा जात बरामदी यूनिट की कानूनी हैसियत ना होने पर खर्च किया जाने वाला हर रुपया अवाम के पैसे की चोरी है। अदालत उज़्मा के जज ने सवाल उठाया कि शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अहले खाना के बारे में मालूमात गैर कानूनी तौर पर जमा की, लेकिन अपने और अपने ख़ानदान बारे में कुछ ज़ाहिर नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया कि शहजाद अकबर इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है, ये भी नहीं बताते। उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न कब दाखिल कराना शुरू किए। जस्टिस काजी फाइज ने सवाल किया है कि शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि शहजाद अकबर की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं। उनकी बीवी और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या फिर बैरून मुल्क हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में पूछा गया है कि क्या शहजाद अकबर ने अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने कोशवारों में जाहिर की हैं। शहजाद अकबर को इन सवालात के जवाबात देने चाहिए। उनकी माजी और हाल की सियासी वाबस्तगियाँ क्या हैं, वो सरकारी मुलाजिम हैं या सियासतदान, इनमें से कुछ भी नहीं है या दोनों हैं, ये भी वाज़ेह करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से उठाए गए सवालात नहायत संजीदा नौयत के हैं, नहायत संजीदा नौयत है। उनका जवाब देना यकीनन शहजाद अकबर और हुकूमत पर लाजिम है और अवाम ये जवाब सुनना भी चाहते हैं। अब देखना होगा कि शहजाद अकबर और ख़ुद हुकूमत के पास इन सवालात के क्या जवाबात हैं। एक और मामला है जिसकी बाज़गश्त इन दिनों सुनाई दे रही है।
मुल्क की सियासत में इन दिनों चीनी इंक्वायरी कमीशन की तैयार करदा फोरेंसिक रिपोर्ट का शोर है, जिसे पब्लिक करने का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ले रही है। शायद यह अमर काबिल तारीफ भी है कि मुल्क की तारीख में एक ताकतवर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट कौम के सामने लाई गई है। रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अब सवाल यह है कि क्या कार्रवाई भी होगी? अगर कार्रवाई होती है तो क्या यह कार्रवाई तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ यकसा होगी, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, या फिर कार्रवाई का रुख महज मखसूस तबके या मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ होगा? यह सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के तनाजुर में इन दिनों वफाकी वज़रा की तोपों का रुख महज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब है, जिसके रद्द-ए-अमल में अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने TOR से तजावुज़ किया है। क्या सूरत हाल है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जब PMLN की हुकूमत आई थी 2013 में, तो उन्होंने पहले दिन तो IPPs को एक चेक के ज़रिए 486 अरब रुपए जारी किए। इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये कोई मुफ्त तो उन्होंने काम किया नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कोई काम मुफ्त तो नहीं करते हैं। ये तो छक्के मारने के चक्कर में होते हैं, ये सिंगल नहीं लेते हैं। मुराद अली शाह साहब तो बेनिफिशरी हैं। मुराद अली शाह तो बड़ी अगेन जिस तरह के शायद खाकान अब्बासी अपने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए काम कर रहे थे, तो ये भी काम कर रहे थे। क्या उन्होंने ये गलत बयानी की कि उनको बुलाया ही नहीं गया? उनको बुलाया गया। देखें, ये रिपोर्ट हर चीज इसमें लिखी हुई है। जब सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी, किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। हम तो बुरे थे। आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है? मैं आज का रेट आपको दे रहा हूँ 80 रुपए किलो, तो 53 रुपए कहाँ जब हम सब्सिडी दे रहे थे, और 80 रुपए कहाँ? मैं समझता हूँ आवाम इस बात का फैसला करेगी। इस रिपोर्ट को बनाते वक्त एक बार भी वजीर आला सिंध को ना नोटिस मिला, ना कोई सवालनामा मिला, ना किसी ने इंटीमेट किया। चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी ECC ऑफ द कैबिनेट ने। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, उसने को देखा है और अप्रूव किया है। वजीर आजम की इजाजत से सब्सिडी में लचक दाने की, फ्रेट पे लचक की इजाजत दी गई और 2 अरब रुपए फ्रेट सब्सिडी फौरी तौर पर पे करने की इजाजत दे दी गई। सूबे बार बार कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है चीनी की, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हमें आज इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमने मुल्क कैसे आगे चलाना है, क्योंकि आपकी मईशत आपकी एटमी कुव्वत की जामिन है। आपकी एटमी कुव्वत आपकी मईशत की जामिन नहीं है। हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालते, लेकिन हमने 31 मई 2018 को मियां साहब की क़यादत में एक मुल्क पाकिस्तान के हवाले किया था। 1 साल के अंदर उस मईशत को कैसे तबाह किया गया, इसके जवाब पाकिस्तान की कौम चाहती है। जो आज निज़ाम है, ये निज़ाम नहीं चलता, नहीं चल सकता है कि अगर DGFIA की सरबराही में कमीशन बना तो फिर एक 347 सफ़े की रिपोर्ट आएगी और उससे आपको मालूम होगा कि असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये इमरान खान, उस्मान बुज़दार और जरताज गुल ने बनाया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की अहम नुकात को माविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई तफसीलात पर मारूफ जरीदे बिजनेस रिकॉर्डर ने एक तफसीली तज्जिया पेश किया है। बिजनेस रिकॉर्डर के मज़कूरा आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सनती और तिजारती उमूर समेत मुल्क भर में शुगर इंडस्ट्री जिस तरह चल रही है और चलती आई है, शहजाद अकबर इस सबसे मुताल्लिक ना सिर्फ ये कि मालूमात महदूद रखते हैं, बल्कि वो बहुत से पहलुओं पर बिल्कुल नाइल्म भी हैं। वो 6 नुकात जो शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए और इंक्वायरी रिपोर्ट में दर्ज हैं, उन पर इक्तिसादी जरीदे बिजनेस रिकॉर्डर की जानिब से एक तफसीली तनकीदी जायजा पेश किया गया है। इसका पहला नुक्ता आपके सामने रखते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में वजीर आजम की मुशीर बराए इक्तिसादी उमूर रज़ाक दाऊद की इस वजाहत को रद्द किया गया है कि मालूम होने के बावजूद कि लोकल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा चीन बरामद की वजह से हुआ। चीनी इसलिए बरामद की गई कि ऐसा ना करने की सूरत में चीन के साथ किए गए मुआहदे को ठेस पहुंच सकती थी और ऐन मुमकिन है कि रद्द-ए-अमल में चीन की दीगर कंपनियां हमारे साथ मुआहदे करने से हिचकिचाती। इक्तिसादी जरीदे के मुताबिक शहजाद अकबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताना चाहिए था कि मुल्क की तारीख में हमने
कितने ऐसे मुआहदात को गैर कानूनी तौर पर खत्म किया जिनका खमियाजा हमें आलमी अदालतों की जानिब से आयद कई मिलियन डॉलर्स की शक्ल में भुगतना पड़ा। दूसरा अहम मामला सट्टे का है, जिसमें मिडलमैन या फिर आड़ती किसानों को सूद पर रकम देते हैं ताकि वो फसल काश्त कर सके, और ऐसा दहाइयों से होता हुआ आ रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इन दिनों टिड्डी दल के हमले से फसलों को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, और ये नुकसान असल में किसान का हो रहा है। अब किसान इस सूरत हाल से अकेला कैसे निपटेगा? होना तो ये चाहिए कि सरकार मुमकिन खतरे के पेश नज़र किसानों के लिए इमदाद का ऐलान करे, मगर ताहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह बाज़ औक़ात पानी की किल्लत का सामना भी होता है। इस तरह के मसले से भी किसान दो चार होता है। गरीब किसान तो शायद ये भी नहीं जानते कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स या मदद के लिए किन बैंक से रुजू कर सकते हैं। ऐसे में एक ही रास्ता बच जाता है, और वो है मिडल मैन, जिनके हत्थे किसान आसानी से चढ़ जाता है। तीसरा अहम मसला अफगानिस्तान के साथ रजिस्टर्ड और कानूनी तिजारती रास्ता है, जिससे अशिया जो अफगानिस्तान पहुंचती हैं वो वापस पाकिस्तान ड्यूटी फ्री मार्केट्स में मौजूद होती हैं। ऐसे में कानून बनाने से ज़्यादा कानून की अमलदारी की ज़रूरत है। चौथा ये है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में पंजाब काबीना के किरदार से मुताल्लिक बिल्कुल सरफे नज़र किया गया है। पंजाब काबीना ने फ्रेट सब्सिडी की इजाज़त डॉलर की मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक दी, जबकि फसल जिसके मुताबिक सब्सिडी दी गई वो गुज़श्ता साल की थी, और कानूनी तौर पर गुज़श्ता साल की डॉलर प्राइस के मुताबिक सब्सिडी दी जानी चाहिए थी। पांचवा अहम नुक्ता मुसाबकती कमीशन की नाअहली है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, मगर इससे भी अहम बात यह है कि वो स्टे ऑर्डर्स जो मुसाबकती कमीशन के फैसलों पर लिए जाते हैं उस पर तुर्रा यह भी है कि मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन को अक्टूबर 2018 में ओहदे से हटाया गया, मगर वो स्टे ऑर्डर पर अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते तक काम करती रहीं, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी बरतरफी का फैसला दिया गया। छठा और बुनियादी नुक्ता यह है कि एक आम तासुर यह है कि रिपोर्ट महज एक शख्स जहांगीर तरीन की किरदार कुशी के लिए है, और जहांगीर तरीन पर फोकस ज्यादा है, जबकि दीगर हुकूमती शख्सियात का किरदार ज्यादा काबिल जिक्र नहीं है। यह भी कहा गया है कि खुसरो बख्तार का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, कंपनी उनके भाई या कज़न की है, और जिस मीटिंग में उससे मुतालिक फैसले हुए थे खुसरो बख्तियार उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। यही बात शायद मुने सलाही या फिर ओमनी ग्रुप पर भी सादिक आती है। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरसर इक़्तिदार आए अब तकरीबन 2 साल का अरसा बीत चुका है, और ज़रूरत है कि हुक्मरान जमात अपनी तमाम तर तवज्जो गवर्नेंस की बेहतरी पर मरकूज करे। फ़ायदा उठाने वालों के साथ साथ फ़ायदा देने वालों को भी सामने लाया जाए। चीनी, आटे और सीमेंट जैसे अहम सेक्टर्स में मौजूद नकाइस को ढूंढने के साथ साथ उन्हें दूर करने की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी सरासर हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत इसमें अपना क्या रोल प्ले करती है ये हुकूमत के सोचने की बात है, और ये वक्त ही बताएगा। अब एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहां दुनिया भर कोरोना से परेशान दिखाई दे रही है, वहीं चीन है कि वो आसमान पर कमंदे डाल रहा है। ये क्या मामला है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस के बायस मुश्किलात का शिकार है और कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो चुका है, तो चीनी टीम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की पैमाइश में मसरूफ है। चीन के तकरीबन 50 माहिरीन की एक टीम माउंट एवरेस्ट पहुंच चुकी है। चीनी माहिरीन की इस टीम का मकसद माउंट एवरेस्ट से जुड़ी तमाम मालूमात को दुरुस्त करना है। एक और अहम कारनामा जिसकी अंजामदही में चीनी टीम मसरूफ है वो शायद और भी हैरान कुन है। आपके घर में भले 4G सिग्नल्स आते हैं या नहीं आते, मगर चीन के 5G सिग्नल्स अब माउंट एवरेस्ट पर भी आना शुरू हो गए हैं। सवाल यह है कि चीन ने यह कामयाबी कैसे हासिल की, और चीन को यह सब क्यों करना पड़ रहा है, इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। हम सब आज तक यही जानते हैं कि साहिल समंदर से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और चीनी कंपनी हुआवे ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6,500 मीटर ऊंचाई का टावर नस्ब किया है, जिसके सिग्नल्स माउंट एवरेस्ट तक पहुंच सकेंगे, और यूं चोटी सर करने वालों का राब्ता बासानी बेस कैंप पर मौजूद लोगों से हो सकेगा। माउंट एवरेस्ट सर करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो नेपाल से होकर गुजरता है, और दूसरा रास्ता वो है जो तिब्बत का रास्ता है, जहां से ये चीनी टीम माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है। बॉटम लाइन ये है कि जहां पूरी दुनिया लॉक हो रही है, चीन अनलॉक हो रहा है, और चीन ना सिर्फ अनलॉक हो रहा है बल्कि मुहिम्मात भी सर कर रहा है, जो चीन के अपने लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि माहिरीन ये बता रहे हैं कि 2050 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनकर उभरेगा, जो यकीनन बाइसे तकलीफ भी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।